हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएस कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके के। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे आपको पता है अभी जो है एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम है वो भी आपके डिक्लेयर हो, जो मई और जून के अंदर आपके कंडक्ट होंगे। तो उन सभी के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा इंस्टाग्राम का जो प्लेटफॉर्म है या फिर हमारा जो टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी, तो वहां पर भी आप जुड़ जाइएगा। इन सभी का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट आपको आता है या कुछ पूछना है आपको, तो यहाँ पर एक नंबर भी हाईलाइट किया गया है 9213588000। तो इस नंबर पे आप मैसेज करके जो है आप बात कर सकते हैं। आपका किसी प्रकार का डाउट है या आप क्लासेस से रिलेटेड या कुछ और पूछना चाहते हो तो इस नंबर से जुड़ के आप पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है उसका भी आपको पेज दे दिया जाएगा। चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो आपसे पूछा है वीरता पुरस्कार से रिलेटेड। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि हु रिसीव्ड द फर्स्ट परमवीर चक्र। तो परमवीर जो चक्र है ना, जैसे अगर मैं वीरता पुरस्कारों की बात करूं तो भारत में जो वीरता पुरस्कार है ना वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो युद्ध काल के लिए दिए जाते हैं और कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो शांति काल के लिए दिए जाते हैं। तो उनमें से सबसे बड़ा जो पुरस्कार है ना वो आपका परमवीर चक्र है। अगर मैं बात करूं, परमवीर चक्र जो है ना पहला सबसे बड़ा पुरस्कार है जो युद्ध काल के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो है वो आपका महावीर चक्र आता है, तीसरे नंबर पे वीर चक्र आता है और इसके बाद जो आता है वो विशिष्ट सेवा मेडल आता है। अगर आपसे पूछा गया है कि पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है वो पहला परमवीर चक्र दिया गया था। लेकिन इन्हें जो परमवीर चक्र दिया गया था वो इन्हें दिया गया था मरणोपरांत, यानी कि इन्हें शहीद होने के बाद ये पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था। अगर आपसे ये पूछे कि पहला परमवीर चक्र पाने वाले जीवित व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम हो जाएगा करमवीर सिंह। उनका जो नाम है वो आपका क्या हो जाएगा, करमवीर सिंह। तो ये दो सवाल आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा यहां से ये भी पूछ लिया जाता है कि परमवीर चक्र आज तक भारत सरकार के द्वारा कितने दिए गए हैं। तो टोटल जो है ना 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं, जिसमें 14 जो है वो आपके मरणोपरांत है, यानी कि शहीद होने के बाद दिए गए हैं, और 7 ऐसे हैं जो जीवित रहते हुए व्यक्तियों को मिले। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला परमवीर चक्र मरणोपरांत ये दिया गया मेजर सोमनाथ शर्मा को, और जीवित रहते हुए ये दिया गया किसे, करमवीर सिंह को। और आज तक भारत सरकार के द्वारा टोटल जो परमवीर चक्र दिए गए वो टोटल कितने दिए गए, 21। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू गेट द अशोक चक्र। अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला आपसे पूछा कि पहली बार जो है अशोक चक्र से सम्मानित किस महिला को किया गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि युद्ध काल के दौरान 4 आपके पुरस्कार होते हैं, वैसे ही आपके शांति काल के दौरान भी पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो अशोक चक्र है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बता दीजिएगा कि साल 2026 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप क्लास ओवर होने के बाद जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आपसे पूछा है पहली महिला, तो जो नीरजा भनोट थी वो पहली महिला थी जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अगर बात करें सबसे बड़ा शांति काल के दौरान दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो शांति काल के दौरान सबसे बड़ा पुरस्कार आपका अशोक चक्र होता है। दूसरे नंबर पे जो है वो आपका कीर्ति चक्र आता है, तीसरे नंबर पे शौर्य चक्र होता है, और चौथे नंबर पे आता है जीवन रक्षक मेडल। और साथ के साथ आप मुझे भी ये भी बता दीजिएगा कि इस गणतंत्र दिवस पे भारत सरकार के द्वारा कितने वीरता पुरस्कार जो है आपके दिए गए, कितने वीरता पुरस्कार जो है इस साल बांटे गए। तो इस सवाल से रिलेटेड 2 सवाल जो है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल है वो आपसे पूछा गया है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपका किसे प्राप्त हुआ था। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें, और वो भी किसके लिए, हिंदी के लिए, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो थे इनकी जो स्थापना है वो साल 1961 में की जाती है। लेकिन पहली बार जो है ये प्राइज 1965 में दिए गए थे। पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरूप को।
पहली बार जो ये प्राइज है वो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अगर आपसे ये पूछे कि पहली बार किसी महिला को दिया गया, उनका नाम आप बता दीजिए, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार महिला को दिया गया था, आशा पूर्णा देवी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आशा पूर्णा देवी को दिया गया था। अगर आपसे ये पूछे कि पहली महिला जिसे हिंदी के लिए दिया गया, तो वो आपका महादेवी वर्मा हो जाएगा। पहला फर्स्ट वुमेन फॉर हिंदी, यानी कि पहली महिला जिसे किस लैंग्वेज के लिए दिया गया, जिसे दिया गया आपका हिंदी के लिए। तो कमेंट में आप मुझे ये बता दीजिएगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो जितने भी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सभी का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो मुझे बताओ कितनी भाषाओं के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। यानी कि पहली बार किसी व्यक्ति को हिंदी के लिए दिया गया, तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहली महिला जिसे हिंदी के लिए दिया गया, तब आपका जो राइट आंसर है वो महादेवी वर्मा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते। आपको मैं बता दूं कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, और स्थापना के बारे में मैंने आपको बता दिया, दिया कब जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल है वो आपसे पूछा गया पॉलिटी से रिलेटेड कि आप मुझे बताइए आर्टिकल 16 जो है वो किस से रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 जो है वो आपका एक अधिकार दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, 14 से लेके 18 तक। तो उसी में आपका आर्टिकल 16 आता है जो किसकी बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, ये बात करता है आपका आर्टिकल 16। अगर अनटचेबिलिटी की बात करें, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत, ये जो आपका दिया गया है ये आर्टिकल 17 के अंदर दिया गया है। ये चीजें आपकी दी गई है किसके अंदर, आर्टिकल 17 के अंदर। राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ। तो यहाँ पे मैं आपको सवाल दे रहा हूँ ये, तो आप मुझे बताइए कि राइट टू एजुकेशन जो है वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते। अगला सवाल आपसे फिर से वही पूछा गया है, आर्टिकल 18 के बारे में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 18 जो है वो किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 18 जो है वो आपका संबंधित है किसे, उपाधियों का अंत, यानी कि आप किसी भी प्रकार की उपाधि को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें उपाधियों का क्या करना है, अंत करना है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते। अगला सवाल आपसे फिर से आर्टिकल से पूछा गया है। आपसे पूछा गया आर्टिकल 23 के बारे में कि आर्टिकल 23 किसके बारे में बताता है। तो आर्टिकल 23 जो है वो हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि मानव तस्करी और फोर्स लेबर यानी कि जबरन श्रम जो है ये निषेध है हमारे संविधान के अंदर। ये लिखा हुआ है किसमें, आर्टिकल 23 के अंदर। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपके जो कल्चरल राइट्स है वो किस आर्टिकल में आपके दिए गए, ये आपका सवाल रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल है वो आपसे पूछा गया आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 जो है वो आपका हिस्सा है किसका, डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपके दिए गए हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। तो इन आर्टिकल्स, ये सारे के सारे आर्टिकल्स जिसमें आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, इसमें आपसे पूछा कि आर्टिकल 44 इसमें से किसकी बात करता है, विलेज पंचायत की बात करता है, या फिर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, न्यायपालिका का प्रतिकरण यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। इसके बारे में बताता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 44। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था उत्तराखंड, जिसने 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया था। तो आप मुझे बता दीजिएगा
कि भारत का दूसरा ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने यूसीसी को लागू किया है। यूसीसी में क्या होता है, जितने भी आपके विवाह के आपके जो कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, या डिवोर्स के हैं या उत्तराधिकार के हैं, प्रॉपर्टी के हैं, ये सारे सारे अलग कम्युनिटी के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए सारे समान हो जाते हैं, इसलिए इसे कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ऑप्शन ए जो है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैंने सवाल आपसे पूछे आप उनको कमेंट में एक साथ जरूर जवाब इनका देना। अगला सवाल आपसे पूछा गया आर्टिकल 51। तो अभी मैंने बताया 36 से लेके 51 ये सारे के सारे आपके जो मेंशन है वो डीपीएसपी के अंदर मेंशन है। तो आर्टिकल 51 के बारे में आपसे पूछा, तो आर्टिकल 51 बात करता है किसके बारे में, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक कर्तव्य होगा, जो कि ये आपके डीपीएसपी के अंदर मेंशन है। तो आर्टिकल 51 मेंशन करता है इसे, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, आपसे पूछा है कि हाउ मैनी पद्मश्री अवार्ड वर गिवन इन द 2026। आपको पता है कि भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारत रत्न है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पद्म पुरस्कार आते हैं, जिसके अंदर आपका पहला जो पुरस्कार होता है वो पद्म विभूषण होता है। पहला जो पुरस्कार है वो आपका होता है पद्म विभूषण। इसके बाद दूसरे नंबर का जो पद्म पुरस्कार है उसका नाम होता है पद्म भूषण, और तीसरे नंबर पे आता है आपका पद्मश्री। तो आपसे पूछा है कि हर साल जो है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपके पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो आप मुझे बताइए जो पद्म पुरस्कार है इस साल कितने पद्मश्री दिए गए। तो अगर पद्म विभूषण की बात करें तो ये इस साल दिए गए 5 व्यक्तियों को, अगर पद्म भूषण की बात करें तो ये आपके दिए गए 13 व्यक्तियों को, और पद्मश्री जो है ये आपके दिए गए 113 व्यक्तियों को। अगर आपसे टोटल पूछ ले तो आपको बताना है कि इस साल पद्म पुरस्कार जो है वो 131 लोगों को दिए गए। आपसे पूछा पद्मश्री के बारे में, तो पद्मश्री मैंने बताया कितने 113 व्यक्तियों को मिला है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे पूछा है हु विंस द 35th सरस्वती सम्मान इन 2026, यानी कि साल 2026 में 35वां सरस्वती सम्मान जो है इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, और ये जो दिया जाता है ये एक फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है जिसका नाम है के बिड़ला फाउंडेशन। तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा साल 1991 में स्थापना हुई थी किन पुरस्कारों की, सरस्वती सम्मान, जो कि आपके लिटरेचर के क्षेत्र के अंदर दिए जाते हैं, और ये 24 लैंग्वेजेस यानी कि 24 लैंग्वेजेस 24 भाषाओं के अंदर दिए जाते हैं। तो अब की बार का जो पुरस्कार है 2026 में 35वां, वो आपका दिया गया राम कुमार मुखोपाध्याय को। किस लैंग्वेज के लिए, ये आपका दिया गया बंगाली लैंग्वेज के लिए, यानी कि बांग्ला भाषा के लिए 35वां सरस्वती सम्मान दिया गया राम कुमार मुखोपाध्याय को। अगर बात करें साधु भद्रेश दास की, तो साधु भद्रेश दास को आपका जो है 34वां आपका सरस्वती सम्मान दिया गया था साल 2025 के अंदर। तो यहाँ पर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि पहला सरस्वती सम्मान 1991 में किसे दिया गया था। पहला जो सरस्वती सम्मान है वो 1991 में किस व्यक्ति को दिया गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है विच अवार्ड इज इंडियाज सेकेंड हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड, यानी कि भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो मैंने बताया पहले नंबर पे तो किसका नंबर आता है, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, और साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है वो आपके दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार है आपके लिटरेचर के क्षेत्र में, जो लिटरेरी के आपके लिए दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी 24 लैंग्वेज के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन ये 24 के 24 व्यक्तियों को मिलते अलग अलग भाषाओं के लिए, जबकि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो मात्र 1 या 2 व्यक्तियों को दिया जाता है अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए। लेकिन साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है वो आपके 24 भाषाओं में 24 अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, हिंदी का जो पुरस्कार है वो इस साल किसे दिया गया, हिंदी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2026 में किसे दिया गया। और इंग्लिश का जो दिया गया वो दिया गया नवतेज शरण को। इंग्लिश का जो दिया गया वो आपका दिया गया नवतेज शरण को। तो आप मुझे जो है ना हिंदी का प्राइस बता देना कि हिंदी का जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है वो इस साल जो है वो आपका किसे दिया गया।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे फिर से अवार्ड से रिलेटेड पूछा गया है। आपसे पूछा गया कि भटनागर जो पुरस्कार है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो भटनागर जो पुरस्कार है वो आपका साहित्य है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स या म्यूजिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि जो भटनागर पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है विच प्राइज इज नोन एज द नोबल ऑफ मैथमेटिक्स। किस पुरस्कार को गणित का नोबल कहा जाता है। ध्यान रखना ये गणित का नोबल है नहीं, केवल इसे उपाधि दी गई, का टाइटल दिया गया है, क्योंकि नोबल पुरस्कार केवल 6 क्षेत्र के अंदर दिए जाते हैं। तो गणित का जो नोबल है वो आपका कहा जाता है किस प्राइज को, एबल प्राइज को कहा जाता है। साल 2026 में एबल प्राइज किसे दिया गया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि 2026 में एबल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया। मैं बता देता हूँ, वो जर्मनी के मैथमेटिशियन है। तो एक जर्मन आपके सिटीजन है, जर्मन के मैथमेटिशियन है, उन्हें दिया गया। उसका नाम आप मुझे बता दीजिएगा। अगर साल 2025 की बात करें तो 2025 में जो आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये जो प्राइज है जिसका नाम है एबल प्राइज, वो दिया गया था मसाकी काशीवारा को। ये जो पुरस्कार है वो आपका दिया गया था मसाकी काशीवारा को। तो ये पुरस्कार जो है जापान के व्यक्ति को दिया गया था पिछले साल। तो इस साल का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस साल का जो एबल प्राइज है उससे सम्मानित जो है वो आपको किसे किया गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल है वो आपसे पूछा गया कि जो जेसीबी प्राइज है ये कब इसकी शुरुआत की गई थी, ये पुरस्कार कब से देना स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 2018 हो जाएगा, कि जेसीबी जो प्राइज है जो आपकी जेसीबी कंपनी है उसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता था। और ये भारत का सबसे वैल्यूएबल प्राइज था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले साल जो है इसका जो है इसको बंद कर दिया गया। इसमें 25 लाख की धनराशि मिलती थी। इस पुरस्कार के अंदर जो है आपकी 25 लाख की धनराशि दी जाती थी। तो ये भारत का सबसे मूल्यवान साहित्य का पुरस्कार था और ये साल 2025 में बंद भी हो चुका है। साल 2025 में ये प्राइज क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप देखिएगा, आपसे फिर से अवार्ड से रिलेटेड पूछा गया। आपसे पूछा गया कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो हर साल किस तिथि को दिया जाता है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पे जो है 1957 में स्थापित किया गया था और पहली बार जो है ये 1958 में दिया गया था। 1958 में पाने वाले पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे, ये मैंने आपको बताया भी था। तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि साल 2025 में ये पहली बार किसी भारतीय संस्था को दिया गया। व्यक्तियों को तो बहुत सारे को दिया जा चुका है, जैसे अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है 2006 में, सोनम वांगचुक को मिल चुका है, किरण बेदी को मिल चुका है, सीडी देशमुख को मिल चुका है, मदर टेरेसा को मिल चुका है। लेकिन 2025 में पहली बार ये जो प्राइज है ये किसी संस्था को दिया गया। तो उस संस्था का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये जो पुरस्कार है ना ये हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है फिलीपींस की कैपिटल मनीला के अंदर। फिलीपींस की राजधानी मनीला में हर साल 31 अगस्त को रमन मैग्सेसे पुरस्कार आपका दिया जाता है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबल भी कहा जाता है। ये आप अपने एग्जाम के लिए ध्यान रखोगे कि एशिया का जो नोबल है वो किसे कहा जाता है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार इसे कहा जाता है आपका एशिया का नोबल प्राइज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल है वो आपसे पूछा गया है कि रीनी संपत has become the first South Asian candidate to run for the post of mayor of Washington DC। आप सभी को पता है वॉशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका की राजधानी है। वो उस राजधानी के मेयर चुनाव के लिए पहली बार कोई महिला इलेक्शन लड़ रही है। इनका नाम है रीनी संपत। तो आपसे पूछा है ये भारतीय मूल से है, तो भारत के किस राज्य में इनका जन्म हुआ था। तो ये बिलोंग करती है किस राज्य से, तमिलनाडु से। और ध्यान रखना ये किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रही है, तो ये इलेक्शन लड़ रही है आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से इलेक्शन लड़ रही है और ये लड़ने वाली पहली साउथ एशियन वुमेन है
नाम है इनका रेनी संपत। इससे पहले न्यूयॉर्क के मेयर बने थे जोहरान ममदानी, ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर है वो आपके बने थे जोहरान ममदानी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि बोधना शिवानंदन ये किस देश की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है आपकी इंग्लैंड की पहले नंबर की यानी कि टॉप खिलाड़ी ये बनी है, और ये भी भारतीय मूल से ही है, और ये मात्र 11 वर्ष की बच्ची है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि पिछले साल जो है भारत के किस राज्य में फिडे का वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था? फिडे का जो वर्ल्ड कप है, चेस का जो वर्ल्ड कप है जो कि पुरुषों का होता है, आप मुझे बताइए किस स्टेट के अंदर जो है इसको आयोजन किया गया था? और इसको जीतने वाले खिलाड़ी का नाम था जावोखिर सिंदारेव, जो कि उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी है। और इस ट्रॉफी का जो नाम है वो आपका रखा गया था भारत के पहले चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के नाम पे, जो 1988 में पहली बार ग्रैंड मास्टर बने थे। इसके अलावा पिछले साल जो है महिलाओं का जो चेस का वर्ल्ड कप है वो एक भारतीय खिलाड़ी जिसका नाम है दिव्या देशमुख ने जीता था, और वो 88वें नंबर की ग्रैंड मास्टर भी बनी थी इंडिया की। तो इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, कृष्ण कुमार सिंह टेकन द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? तो कृष्ण कुमार सिंह को चेयरमैन और एमडी चुना गया किस कंपनी का? सेल का। सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल कंपनी के, जो कि एक सरकारी कंपनी है, इसके आपके एमडी और चेयरमैन चुने गए हैं कौन? कृष्ण कुमार सिंह। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एनसीईआरटी हैज बीन ग्रांटेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस अंडर स्पेशल कैटेगरी बाय विच मिनिस्ट्री? कि किस मंत्रालय के द्वारा एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि भविष्य में एनसीईआरटी अपने कोर्स लॉन्च कर सकती है, चाहे आपके ग्रेजुएशन के हो, मास्टर्स के कोर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स हो, या फिर पीएचडी के कोर्स हो। तो ये दर्जा दिया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, लेकिन ये जो दिया जाता है किस के तहत दिया जाता है? ये यूजीसी एक्ट जो है आपका 1956, उसमें आपका एक सेक्शन है, सेक्शन 3, यानी कि सेक्शन 3 के अंतर्गत जो है इस यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सभी को मान्यता देने वाली आपकी सर्वोच्च संस्था यूजीसी। तो आप का एक ही काम है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आप बताओगे। आप बचपन से ही एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते आ रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर एनसीईआरटी की फुल फॉर्म बता देना। अगर मैं एनसीईआरटी के चेयरमैन की बात करूं तो एनसीईआरटी के फिलहाल जो चेयरमैन है वो है दिनेश प्रसाद सकलानी। तो इसकी फुल फॉर्म जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहली बार जो है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया गया। तो ये जो आयोजन है ये छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया। इस आयोजन का जो शुभंकर था, इन गेम का जो आपका मस्कट था वो था मोरवीर। तो इसका मस्कट आपको याद रखना है कि इन गेम्स का जो मस्कट था वो आपका मोरवीर था, और इसमें पहला जो स्थान मिला है वो आपका मिला है कर्नाटक को। तो कर्नाटक ने 23 तो आपके गोल्ड मेडल जीते, सिल्वर मेडल इन्होंने 8 जीते, और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इन्होंने 7 जीते, यानी कि टोटल जो है ना 38 इन्होंने मेडल जीते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका आयोजन जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया, और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये पहली बार भारत में आयोजित हुए हैं। तो पहला ही एडिशन था। अगला आपसे पूछा है, फ्रॉम व्हेन इज द हिस्टोरिक बॉर्डर रोड बिटवीन द यूएस एंड कनाडा? आपको पता है यहाँ पर आपका कनाडा देश है नॉर्थ अमेरिका में, और उसका ये बॉर्डर है, और यहाँ पर आपका पड़ता है यूएसए। तो इन बॉर्डर्स पे आपका एक बॉर्डर रोड है जो कि 14 किलोमीटर लंबा है, जो कि कनाडा के एल्बर्टा शहर और यूएसए के मोंटाना शहर को जोड़ता है। तो अब सरकार ने डिसाइड किया है कि 1 जुलाई 2026 से जो है इस बॉर्डर को क्लोज किया जाएगा।
तो 1 जुलाई 2026 से जो है इस बॉर्डर रोड को क्या किया जाएगा, आपका बंद किया जाएगा। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, विच कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम अचीव्ड द हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज इन ओडीआई हिस्ट्री, यानी कि वनडे इंटरनेशनल में महिलाओं की टीम ने सबसे बड़े रन चेज को हासिल किया है। तो ये रिकॉर्ड हुआ है न्यूजीलैंड के नाम। पहले साउथ अफ्रीका ने खेलते हुए आपके रन बनाए 346 रन, इसके बदले में न्यूजीलैंड ने 350 रन बनाए। तो ये सबसे बड़ा हिस्ट्री का चेज था। इससे पहले जो रिकॉर्ड था ये भारत के नाम था, जिसमें भारत ने 341 रन को चेज किया था। अगले सवाल की तरफ चलते। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि मोलुक्का सागर जो है वो कहाँ पर स्थित है, जहाँ पे 7.4 का अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया है। और जब भी समुद्र में भूकंप आता है तो वो कारण बनता है किसका, सुनामी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, कि जो मोलुक्का सागर है वो आपका इंडोनेशिया में स्थित है। यहाँ पे 7.4 का भूकंप आया है और सरकार के द्वारा जो आसपास के क्षेत्रों के लिए वार्निंग दी गई है सुनामी की। तो मोलुक्का सागर जो है इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। अगर मैं बात करूँ सर ये किस बेल्ट में आता है, तो ये आता है आपका रिंग्स ऑफ फायर में। इस बेल्ट को बोलते हैं रिंग्स ऑफ फायर, जो कि पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ फैली हुई है। दुनिया के 70% से ज़्यादा भूकंप, सुनामी और आपके ज्वालामुखी वो इसी रिंग्स ऑफ फायर में पाए जाते हैं। कई बार इसकी लेंथ पूछ ली जाती, तो इस रिंग्स ऑफ फायर की जो अप्रोक्स लेंथ है वो 40,000 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी आपके पाए जाते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आर्टेमिस 2 मिशन जो है, जो कि चंद्रमा का मिशन है, जो कि मात्र 10 दिन का मिशन है, तो ये किसके द्वारा जो है आपका लॉन्च किया गया है। तो नासा की फुल फॉर्म जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। तो ये जो आर्टेमिस 2 मिशन है ये आपका 10 दिन का मिशन है। ये आपका लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2026 को, और ये आपका चंद्रमा पे मानव युक्त मिशन है, यानी कि इस मिशन पे 4 व्यक्ति गए। इस मिशन के अंदर नासा की एक महिला भी शामिल थी जिसका नाम था क्रिस्टीना कोच। तो चंद्रमा पे जाने वाली पहली महिला बनी है क्रिस्टीना कोच। तो इसमें टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री जो है आपके चंद्रमा पे गए हैं। इससे पहले नासा के द्वारा आर्टेमिस फर्स्ट भी लॉन्च किया गया था 2022 में, जो कि ऑर्बिटल मिशन था, यानी कि सैटेलाइट मिशन था। अब भविष्य में आर्टेमिस 3 जाएगा 2027-28 में, ये भी मानव युक्त मिशन होगा, लेकिन ये साउथ पोल के पे जाएगा। और आर्टेमिस 4 भी आएगा उसके बाद, जिसपे कि स्पेस सेंटर आपका डेवलप किया जाएगा चंद्रमा के ऊपर। तो ये जो मिशन था ये नासा के द्वारा आपका लॉन्च किया गया था। ये किस स्पेसक्राफ्ट से गए, तो स्पेसक्राफ्ट का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था ओरियन, और इसको लॉन्च किया गया था आपका कैनेडी स्पेस सेंटर आपका फ्लोरिडा से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपसे पूछा है कि विली वॉल्श जो है वो अपॉइंट किए गए हैं किस कंपनी के नए सीईओ। तो ये आपके अपॉइंट किए गए इंडिगो एयरलाइंस के। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है इंडिगो एयरलाइंस। इसके सीईओ जो है पहले थे आपके पीटर एल्ब्रस, जिन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। तो अब नए सीईओ बने आपके विली वॉल्स। अगर इंडिगो की बात करें तो इस कंपनी की स्थापना 2006 में हुई थी। इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। अगर मैं इसके फाउंडर की बात करूं तो इसके फाउंडर का नाम है राहुल भाटिया। तो राहुल भाटिया जो है वो इस कंपनी के क्या है, फाउंडर है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई डाउट आ रहा है, या आपको कुछ पूछना है, या आपको ऑफलाइन क्लास से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया व्हाट्सएप नंबर 9213588000। इस पे संपर्क करके आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, और वीडियोस को आप लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।